नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स जीएस 1 लाख में पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में 5 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों का इसमें छठवां चैप्टर है। छठवां चैप्टर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया गया है मूल अधिकार। मूल अधिकार थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लगभग 1 घंटे तक जाएगा, तो इसको हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं आगे। इसमें सबसे पहले दिया गया है कि ब्रिटिश सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1215 ईस्वी में। अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को कब शामिल किया गया था? 1791 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई थी? स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी, बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष किया था? 10 दिसंबर 1948 को। मूल अधिकार में परिवर्तन करने के लिए किसमें संशोधन करना पड़ता है? संविधान में। सभी मूल अधिकार किस प्रकार की शक्ति को मर्यादित करते हैं? विधायी शक्ति को। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 ईस्वी में किसने मूल अधिकार की मांग की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने। संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था? वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श के लिए किसकी अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया था? जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में। किसने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सब सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य में क्या क्या शामिल है? इसमें जो है 4 लोग शामिल हैं। कौन कौन से? भारत सरकार एवं भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार एवं राज्य की विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी। किस पद की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है? नागरिकों के पिछड़े वर्ग की। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया? भाग 3 में। किस अनुच्छेद में जो है मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को। मूल संविधान में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था? 7। संपत्ति के मूल अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 19(1)(4) तथा अनुच्छेद 31 में। इसके बाद आगे दिए गए है मूल अधिकार। इसका जो है संक्षिप्त जो है परिचय दिया गया है, यानी कि कौन कौन से भाग में क्या क्या है। समानता का अधिकार जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 किया गया है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं तेल और प्राकृतिक गैस निगम, क्योंकि ये जो है एक सरकारी निकाय है। इसके बाद है जीवन बीमा निगम भी आते हैं, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी भी आते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार की श्रेणी से हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। संपत्ति के अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार है, इस पर का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 का में किए गए हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 से हटाकर संविधान के किस भाग में कर दिया गया है? भाग 12 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 12 में। मूल अधिकार की प्रकृति जो है किस प्रकार की है? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की है। कौन सा सिद्धांत संविधान पूर्व विधियों पर लागू होता है? ग्रहण का सिद्धांत। किस रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में मूल अधिकारों की मांग की गई थी? नेहरू रिपोर्ट में। मूल अधिकारों से संबंधित नेहरू रिपोर्ट जो है कब पेश की गई थी? 1928 में। मौलिक अधिकारों की प्रकृति किस प्रकार की है? वाद योग यानी कि न्यायोचित है। इसके विरुद्ध जो है
अगर इसको कोई रोकता है मूल अख्तियार को, तो उसके विरुद्ध जो है न्यायालय में जाया जा सकता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 1962 की प्रतिक्रिया स्वरूप संसद ने कौन सा संविधान संशोधन किया था? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 13 थे। केशवानंद भारती केस के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे यशवंत सीकरी। निर्बंधन की युक्तता किसका विषय है? न्याय पुनर्विलोकन का। न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 13, 32 व 136 में। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों को छीड़ या समाप्त नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 13 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित सिद्धांत जो है कौन कौन से हैं? आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत। भारत में न्याय पुनर्विलोकन का सिद्धांत जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। अनुच्छेद 13(a) के अंतर्गत संविधान के भाग 3 से असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया गया है? संविधान पूर्व विधियों को। किस प्रकार की विधियों जो अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है? मूल अधिकारों से असंगत ऐसी विधियों को जो संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य द्वारा निर्मित की गई है। विधि का अर्थ संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 13(3) का में। मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच जो है किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 13 को। किस वाद के पश्चात जो है उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के बाद। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी? कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन में जिस मूल अधिकार की मांग की गई थी उसका प्रारूप किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद दिए गए हैं मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद। इसमें सबसे पहले दिए गए हैं अनुच्छेद 12 में एक राज्य की परिभाषा दी गई है। इसके अंतर्गत जो है भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और सभी प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी के इसमें जो है उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 13 जो है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां दी गई हैं। अनुच्छेद 13(1) में क्या दिया गया है कि संविधान के लागू होने के पूर्व सभी विधि जो संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों से असंगत हैं सभी उस मात्रा तक शून्य होंगे। 13(2) यदि राज्य ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों से असंगत है तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा में वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। 13(3) क्या दिया गया है कि विधि का अर्थ दिया गया है, यानी कि विधि क्या होती है। अनुच्छेद 13(4) दिया गया है कि यह 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत दिए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी, यानी कि संविधान संशोधन जब होगा तो उसको विधि नहीं माना जाएगा, यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा जो है मूल अधिकारों को न्यून किया जा सकता है। इसके बाद दिए गए हैं समता का अधिकार। तो भारतीय संविधान में समता का अधिकार जो है 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14 लगाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 14 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वर्ग भेद का निषेध करता है किंतु वर्गीकरण की अनुमति प्रदान करता है? अनुच्छेद 14। इसके बाद दिए गए हैं विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का अर्थ क्या है? तो समान परिस्थितियों में समान व्यक्ति के लिए एक सा कानून और एक सा न्यायतंत्र। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित किस अनुच्छेद को सर्वग्राही रूप से प्रतिपादित किया गया? अनुच्छेद 14 को। किस वाद में अब निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 14 में उल्लिखित समता का सिद्धांत जो है संविधान का आधारिक लक्षण है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 2000 के वाद में। इसके बाद है कि भारतीय संविधान के भाग 3 का कौन सा अनुच्छेद नैसर्गिक न्याय का एक अंग है? अनुच्छेद 14 है। धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 15 में। मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। भेदभाव के विरुद्ध
अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 15 में। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध जो है केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेद नहीं करेगा? अनुच्छेद 15 में उल्लिखित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकता है? अनुच्छेद 15(1). संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य और निजी व्यक्ति दोनों को आदेश देता है? अनुच्छेद 15(2). अनुच्छेद 15(3) के माध्यम से राज्य को किसके लिए विशेष उपबंध की शक्ति प्राप्त होती है? स्त्रियों और बालकों के लिए। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा मूल अधिकार में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया है? अनुच्छेद 15(4). किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 15(5) को समाविष्ट किए गए हैं? 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा। इसके बाद दिए गए घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को किस वाद में संवैधानिक घोषित किया गया है? डी पाल राज बनाम भारत संघ के वाद में। संविधान के किस वाद के पश्चात अनुच्छेद 15(5) का समावेश किया गया है? पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में। किस अनुच्छेद के तहत जो है सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध करने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 15(5) में। संविधान के किस अनुच्छेद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में। 103वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? अनुच्छेद 15(6) और 16(6). संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूत प्रदान करता है? अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में। भाग 3 का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन की दशा में लागू होता है? अनुच्छेद 16। इसके बाद दिए गए हैं महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में है कि अनुच्छेद 15(6) का के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15(6) ख द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 16(6) जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पदों या नियुक्तियों में अधिकतम 10% की सुविधा प्रदान की गई है। इसके बाद दिए गए भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द तथा अनुच्छेद 14 व 16 को मिलाकर पढ़ना। संविधान में अनुच्छेद 16(4) का किस संविधान संशोधन के माध्यम से अंतर स्थापित किया गया था? 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा। अनुच्छेद 16(4) का किसके लिए सरकारी नौकरी में प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता है? अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है कब किया गया था? 29 जनवरी 1953 को। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर थे। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बीपी मंडल की 1 जनवरी 1979 में, और इनकी जो है अध्यक्षता में किया गया था। अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 17 में। मूल अधिकार के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? समता का अधिकार में। किस वाद के माध्यम से यह अधिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 18 में उन अभिजात उपाधियों का प्रतिषेध किया गया है जो अनुबंधिक होती हैं? बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 के बाद में। इसके बाद दिया गया अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। इसमें दिया गया जैसे अनुच्छेद 18(1) में दिया गया है कि राज्य जो है राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(2) में दिया गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। 18(3) दिया गया है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी जो भारत का नागरिक नहीं है वह भी बिना राष्ट्रपति के अनुमति के उपाधि को धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(4) दिए गए हैं राज्य के अधीन जो है लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। इसके बाद दिए गए हैं पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1954 में। भारत में अस्पृश्यता निवारण जो है किन किन माध्यमों से किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा। किस अधिनियम के तहत संसद ने अस्पृश्यता को दंडनीय
अपराध घोषित किया है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? 4। स्वतंत्रता और समता किस क्रांति की देन है? फ्रांस की क्रांति का। विधि सम्मत शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एबी डायसी ने। विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिकी संविधान से। अब इसी में आगे दिए गया है विधि के समक्ष समता। इसमें दिया गया है कि विधि के समक्ष समता की अवधारणा का प्रयोग जो है डायसी ने किया है। विधि के समक्ष समता से आशा है कि कोई भी व्यक्ति जो है विधि से ऊपर नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति जो है ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना देश की समान विधि के अधीन है। विधि के समक्ष समता को नकारात्मक संकल्पना कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। इसके बाद है जो इसका दूसरा रूप है विधि का समान संरक्षण। इसमें दिए गए इससे आशा है कि जो व्यक्ति समान परिस्थितियों में है उन पर एक ही विधि लागू होगी। इस अभिव्यक्ति को सकारात्मक संकल्पना माना जाता है क्योंकि उसमें राज्य से सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा होती है। आगे दिए गया है कि विधि सम्मत प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण करने की शक्ति किसके पास है? राज्य के पास। मार्गदर्शक शक्ति का सिद्धांत क्या है कि जब शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को अस्पृश्यता के आचरण के लिए दंड विहित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 17 के साथ अनुच्छेद 35 के पढ़े जाने पर। आगे सिम दिए गए कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में विहित दंड यानी कि इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से दंड जो है दिए जाते हैं। तो किसी व्यक्ति को यानी कि कौन कौन से कार्य के आधार पर वो जो है कार्य दिए गए हैं। तो किसी व्यक्ति को जो है सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से या पूजा करने से रोकने पर, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जात के किसी सदस्य का अपमान करना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना, ऐतिहासिक, दार्शनिक, धार्मिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना, किसी दुकान, जलपान गृह, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश नहीं करने देना, अस्पताल में प्रवेश से मना करना, माल बेचने या सेवाएं देने से मना करना। किसने विधियों के समान संरक्षण को विधि के समक्ष समता का ही एक उप सिद्धांत कहा है? न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने। किस वाद में जो है विधि के शासन को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के वाद में। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समता और स्वेच्छाचारिता जो है एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं? ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य। कब ये वाद आया था? 1974 में। किस वाद में माना गया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है? चिरंजी लाल बनाम भारत संघ 1951 के मामले में। पिछड़े वर्ग का निर्धारण किस आधार पर नहीं किया जा सकता है? आर्थिक आधार पर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 2019 में। अनुसूचित जाति व जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 16(4) का के तहत। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16(4) का को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के माध्यम से। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अग्रनयन यानी कि कैरी फॉरवर्ड रूल के नियम को असंवैधानिक घोषित किया था? देवासन बनाम भारत संघ के वाद में। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.एम. कानिया थे। किस वर्ग की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है? पिछड़े वर्ग की। किस अनुच्छेद के तहत राज्य केवल सेना व विद्या संबंधी उपाधि प्रदान कर सकता है? अनुच्छेद 18(1) के तहत यानी 1 के तहत। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहले हम लोगों ने देखा समता का अधिकार। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें दिए गया है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में है कि वाक स्वतंत्रता आदि विषय को कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में दिए गए हैं कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 दिए गए हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 कम दिए गए शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में दिए गए हैं कुछ दफाओं में गिरफ्तारी और निरोध से
संरक्षण। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया था? 7। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त किन स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हितों में प्रतिबंध लगा सकता है? संचरण तथा निवास की स्वतंत्रता पर। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख संविधान में किया गया है? 6। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 1 का में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19 1 का में। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान में इसका प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 19 1 का में। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 19 1 ख में। संविधान में विधि के समक्ष समता का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 19 1 क में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 1 6 में कितनी अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है? 4 अभिव्यक्तियों का। व्यक्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार का। अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 20 में। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के अनुरूप सजा का प्रावधान किया गया है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 20 1 में। किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी? अनुच्छेद 20 2 में। संविधान के किस भाग में स्पष्ट किया गया किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? भाग 3 में, अनुच्छेद 20 3 में। नोट में दिया गया कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या वह आक्रमण के आधार पर घोषित हुए, यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है वह जो है युद्ध या वह आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है, तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के निलंबन का उपबंध जो है कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 358 व 359 में। अनुच्छेद 358 किस मूल अधिकार के निलंबन संबंधित है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 359 जो है किस मूल अधिकार के निलंबन की बात करता है? अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 व 21। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है कौन सा मूल अधिकार सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। इसके बाद दिए गए केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, यानी कि जो भारतीय नागरिक हैं उनको जो मूल अधिकार प्राप्त है, मतलब विदेशियों को छोड़ करके। तो अनुच्छेद 15 है, जिसमें है धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19 में जो है वाक स्वातंत्र, सम्मेलन, संगम, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 29 में है कि अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 30 में है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है। इसमें आगे दिए कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन से अधिकार ऐसे हैं जिन्हें लागू करने के लिए किसी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है? अनुच्छेद 14, 17, 18, 20 और 24। कौन से मूल अधिकार ऐसे हैं जिन्हें प्रवर्तनीय बनाने के लिए कोई विधि बनाने की आवश्यकता नहीं होती है? अनुच्छेद 14, 19 और 21। आगे देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया? अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। किस वाद के तहत यह अब निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के केस में। किन अनुच्छेदों को मिलाकर पढ़ने पर एकांकता का अधिकार प्राप्त होता है? अनुच्छेद 19 1 डी व अनुच्छेद 21 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 21।
इसके बाद आगे दिए गए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार कौन कौन से अधिकार हैं। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार दिया गया है, शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, बेड़ी हथकड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, शयन का अधिकार। कि संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसके बाद दिया गया है उच्चतम न्यायालय के किस मामले में निर्णय के बाद संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया है। उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश के वाद में। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के वाद में। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में निर्णय दिया गया कि तीव्र गति से विचारण एक मूल अधिकार है। हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य के वाद में। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में परिभाषित किया गया है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के वाद में। इसके बाद है कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 2002 में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया था? मोहनी जैन मामले में। आगे नोट में दिया गया है कि मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का उल्लंघन माना तथा राज्यों को सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध का निर्देश दिया है। विजय शर्मा बनाम भारत संघ 2008 मामले में गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण जो है महिला के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। कामन काज गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने के 5 सदस्यीय पीठ का फैसला 9 मार्च 2008 को आया, जिसमें कहा गया कि परोक्ष इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेसिया था सम्मान से मरने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है। इसके बाद ये है किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 21 का में। इसके बाद दिए गए संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किए गए राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा? अनुच्छेद 21 का में। शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। आत्महत्या के अधिकार को किस वाद में निर्णय के बाद मूल अधिकार स्वीकार किया गया है? पी रथिनाम बनाम भारत संघ 1994 के वाद में। बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 22 में। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत जो है एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? 3 माह तक। इसी में आगे दिए गया है कि निवारक निरोध विधियां। इसमें दिए गया है कि निवारक निरोध अधिनियम 1950 में पारित किया गया था। इसके तहत जो है 10 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट भेजने का प्रावधान था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी कि मीसा 1971 ईस्वी में पारित किया गया। इसके तहत जो है निवारक निरोध की व्यवस्था जो है पुनः लागू कर दी गई। 1978 में इसे पुनः निरसित कर दिया गया था। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम यानी कि कोफे पोसा 1974 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में पारित हुआ था। टाडा यानी कि आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां निवारक अधिनियम 1985 में पारित किया गया था। इसके बाद है पोटा। तो पोटा मतलब है कि आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 में पारित किया गया था।
इसके बाद दिए गए मूलभूत स्वतंत्रताएं, इसमें दिए गए अनुच्छेद 19 का में है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 दिए है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 दिए है संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 दिए गए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 संगम दिए गया है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 दिए गए कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। इसके बाद है कि कौन सी स्वतंत्रता को अन्य स्वतंत्रताओं की जननी माना जाता है? वाक स्वतंत्रता को। किसने कहा कि वाक और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव है? न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने। आगे के संचरण के अधिकार के कितने आयाम हैं? 3 आयाम। कौन कौन से? देश के भीतर संचरण का अधिकार, देश के बाहर संचरण का अधिकार, देश में वापस आने का अधिकार। इसके बाद है कि किस वाद के तहत जो है ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में लगे प्रतिबंध को संवैधानिक घोषित कर किया गया था? ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में। आगे दिए गए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार दिए गया है। कौन कौन से हैं? जैसे प्रेस की स्वतंत्रता है, इसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता है, चुप रहने का अधिकार, सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। आगे के राज्य जो है किन आधारों पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है? भारत की प्रभुता और अखंडता पर, लोक व्यवस्था पर, राज्य की सुरक्षा और न्यायालय का अवमान करने पर, मानहानि पर। आगे की किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर व्यापार करना अनुच्छेद 19(1)(6) के तहत एक मूल अधिकार है? ये वाद था सोहन सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी 1989 का वाद। इसमें कहा गया था भारतीय संविधान द्वारा एक व्यक्ति को कौन सा संरक्षण प्रदान किया गया है? सीमित मात्रा में गिरफ्तारी और निरोध से, कार्य के बाद की विधि से, दोहरे संकट से, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से। इसके बाद है कि दोहरे दंड का क्या आशय है? तो इसमें है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। आगे दिए गए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ दिया गया है। इसमें कि प्राण का अर्थ केवल पशुवत अस्तित्व या जीवित रहना नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत जो है मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। आगे दिए है कि दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है मनुष्य की वे सब दैहिक स्वतंत्रताएं आती हैं जो पहले से अनुच्छेद 19 में सम्मिलित नहीं है। आगे दिए है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न जो है लैंगिक समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की श्रेणी में आता है? विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के वाद में कहा गया। किस याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुच्छेद 21 में प्रमुख खंड जीवन में जानवरों के जीवन को भी सम्मिलित किया है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड 2014 की याचिका पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कितनी प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया गया है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? सामान्य दंडिक विधि के अधीन और निवारक निरोध की विधि के अधीन। किसे अनुच्छेद 22 का संरक्षण नहीं मिल पाता है? इसमें 2 लोगों को, अन्य देशी शत्रु और निवारक निरोध की विधि के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को। इसके बाद एक भारतीय संविधान जो है किस समय निवारक निरोध की व्यवस्था लागू करता है? आपात व शांति दोनों समय में। भारत में निवारक निरोध को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? कि देश की एकता, अखंडता और समाज विरोधी तथा सुरक्षा को क्षति पहुंचाने वाले तत्वों को नियंत्रित करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22, 4 तथा 5 के अधीन निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में किए गए जो प्रावधान है कि इसके अंतर्गत जो है गिरफ्तार व्यक्ति 3 मास तक निरुद्ध किया जा सकता है और गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा। निरुद्ध व्यक्ति को जो है निरोध आदेश के विरोध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति जो है गिरफ्तार व्यक्ति किन दशाओं में 3 माह से अधिक अवधि तक निरुद्ध किया जा सकता है? तो इसके तहत की सलाहकार बोर्ड की राय में निरोध के लिए पर्याप्त
कारण हो। और जो है सलाहकार बोर्ड जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित होगा। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध हथियार। स्वतंत्रता के बाद हम लोग देखेंगे शोषण के विरुद्ध हथियार। तो इसमें दिया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है। अनुच्छेद 23। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था। 2005 में। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था। 2007 में। यदि राज्य दुर्भिक्ष के समय न्यूनतम मजदूरी से कम देता है तो संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना जाएगा। अनुच्छेद 23 का। किस प्रकार का आदेश जो है बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं आता है। तो देश देश की रक्षा के लिए सेना में अनिवार्य भर्ती, कठिन परिस्थितियों में पुलिस की सहायता करना। इसके बाद ये कौन सा श्रम जो है बेगार की श्रेणी में नहीं आता है। बंदी को कठिन कारावास के दंड में कठोर श्रम कराया जाना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कितने वर्ष से कम बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। 14 वर्ष से कम। आगे दिए कि बालकों के नियोजन से संबंधित अधिनियम दिया गया है कि बालक नियोजन अधिनियम 1938, बालक श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986, कारखाना अधिनियम 1948 आया था, खान अधिनियम 1953 में आया था, शिशु अधिनियम 1966। आगे दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संरक्षण राज्य तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। अनुच्छेद 23। मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत शामिल है दास प्रथा, बेगार अथवा बलात् श्रम, मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, बधुआ मजदूरी, स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार, देवदासियों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है घोषित अपराध के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को दंड विहित करने की शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 23 के तहत। बधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। वर्ष 1976 में। महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 1986 में। आगे दिया गया कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम लोग अनुच्छेद 23-24 की बात देखेंगे। अनुच्छेद 25 लेकर 28 तक। इसमें दिया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान सम्मिलित हैं। तो धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने व रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात जो है संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। अनुच्छेद 25 में। राज्य द्वारा किसके अर्जन से अनुच्छेद 25 एवं 26 का उल्लंघन नहीं होता है। मस्जिद, चर्च, मंदिर आदि उपासना स्थलों के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंध का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 26 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किए जाते हैं। अनुच्छेद 27। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28(1) में जो है इसका प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में कहाँ पर धर्म और उपासना के विषय में बात की गई है। उद्देश्य क्या। और अनुच्छेद 25 लेकर 28 तक। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसे प्राप्त है। सभी व्यक्तियों को, वो चाहे भारतीय हो या फिर विदेशी, दोनों को प्राप्त है। पंथ निरपेक्ष शब्द जो है उद्देश्य में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो राज्य जो है सभी धर्मों के प्रति तटस्थ और निष्पक्ष व्यवहार करेगा। अनुच्छेद 25(1) के अनुसार राज्य जो है किन आधारों पर व्यक्ति की धार्मिक विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित कर सकता है। लोक व्यवस्था के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, सदाचार के आधार पर। आगे दिए है कि पंथ निरपेक्षता के आधार पर प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम शामिल हैं। 284। किस प्रकार की स्थापित संस्था अनुच्छेद 30(1) के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकती है। वाणिज्यिक प्रयोजन से स्थापित संस्था। संविधान में अनुच्छेद 31 खा और 9वीं अनुसूची को स्थापित करने का मूल उद्देश्य क्या था। कृषि भूमि सुधार और इसी प्रकार के कल्याणकारी अन्य उपायों का प्रोन्नयन था।
1975 के आपात के दौरान जो है किन विषयों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, 1974 का संशोधन अधिनियम, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975। इसके बाद ये है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यानी कि अनुच्छेद 29 और 30। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है? अनुच्छेद 30(2). किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार की मान्यता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? अनुच्छेद 300 का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों को संरक्षण प्राप्त है? अनुच्छेद 31 खा के तहत। संविधान के किन विधानों को अनुच्छेद 31 का संरक्षण प्राप्त है? जैसे किसी संपत्ति का प्रबंध राज्य द्वारा किया जाना, राज्य द्वारा संपदा का अर्जन, कंपनियों का समामेलन और निवेशकों या शेयर धारकों के अधिकारी का निर्वाचन या उपांतरण, खनिज पट्टों का निर्वाचन या उपांतरण। इसके बाद दिया गया है कि ऐसे अधिनियम जिन्हें न्यायालय में शून्य घोषित कर दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत फिर से प्राणवान हो जाते हैं? अनुच्छेद 13 खा के कारण। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 31 का 1 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 खा को जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर संविधान के किस भाग में रखा गया? भाग 12 के अध्याय 4 में। 44वां संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई जी थे। इसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32। इसमें दिए है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के तहत जो है रिट जारी की जाती है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 226 के तहत। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्चतम व उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करते हैं? 5 प्रकार की। किस प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान संरक्षक माना जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को। संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम कहा गया है? अधिकार परीक्षा को। ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को क्या कहा जाता है? मैंडवस यानी कि परमादेश। आगे की मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। किस मामले में यह निर्णय आया था? केशवानंद भारती मामले में 1973 के वाद में। इसके बाद ये है मूल अधिकारों से संबंधित केस यानी कि जो वाद जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, जैसे A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का। इसके बाद है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के बाद में। सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में। अब इसके बाद ये है महत्वपूर्ण तथ्य कि भारत में नागरिक व विदेशी दोनों को समान रूप से प्राप्त मूल अधिकार यानी कि जो भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी। कौन कौन से? विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 एवं 28।
मूल अधिकारों से संबंधित कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। सेवा के अधिकार की अवधारणा किस देश में प्रारंभ हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन में। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार जो है आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है? धारा 309। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में पिछड़े वर्गों के बीच जो है क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई थी? इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। किस वाद में स्पष्ट किया गया था कि संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ है और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता है? ये जो है किस वाद में बताया गया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में। आगे दिए है कि मूल अधिकारों का प्रवर्तन किसकी अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं? उच्चतम व उच्च न्यायालय के। समाज में समानता के होने का निहितार्थ क्या है? विशेषाधिकारों का अभाव। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध क्या है? तो यदि विधि नहीं हो तो स्वाधीनता भी नहीं है। किस वाद में पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति को सुसंगत आधार बताया गया था? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में। कब? 1993 में। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से। इसके बाद है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। आयत ये कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंदी व्यक्ति को प्रस्तुत करना। परमादेश रिट न्यायालय द्वारा किसे जारी किया जाता है? सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। अनुच्छेद 32 के अधीन जो है किस प्रकार के रिट पर जो है पूर्व न्याय का नियम लागू नहीं होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित रिट पर। परमादेश रिट जो है किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है? गैर संवैधानिक विभागों के विरुद्ध, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध, भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध। परमादेश रिट जो है कि किसके विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता है? राष्ट्रपति या किसी राज्यपाल के विरुद्ध अपने पद के कर्तव्य के प्रयोग या अनुपालन के लिए। उच्चतम न्यायालय या न्यायिक हैसियत में काम करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश के विरुद्ध। परमादेश रिट जो है मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के विरुद्ध कब जारी की जा सकती है? जब वह प्रशासनिक हैसियत से काम कर रहे हों। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? व्यक्तिगत या सार्वजनिक प्राधिकरण दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध रिट जो है किसके विरुद्ध जारी की जाती है? तो न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध। किस वाद में 93वें संविधान संशोधन को संवैधानिक घोषित किया गया है? अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के वाद में। निवारक निरोध के आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति को जो है कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? अभ्यावेदन के अवसर का और गिरफ्तारी का आधार जानने का। संविधान की किस सूची में निवारक निरोध को शामिल किया गया है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। अब आगे दिए गए 5 प्रकार की रिट का उल्लेख दिया गया है। कौन कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें न्यायालय जो है बंदीकर्ता व्यक्ति को आदेश देता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है लोक अधिकारी व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि अनुच्छेद 21 का जो है मूल भाव बंदी प्रत्यक्षीकरण में निहित है। दूसरा है परमादेश यानी कि मैंडेमस। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। यह एक जो है नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी की जाता है ताकि उनसे उस कार्य को न करने के संबंध में पूछा जा सके। तीसरा है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। इसका अर्थ है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकारियों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी की जाता है। इसके बाद है उत्प्रेषण यानी कि सैटिरोरी। इसमें दिए गए किसके द्वारा प्रमाणित होना या सूचना देने का अर्थ प्रकट होता है। यह किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। पांचवा है यानी लास्ट अधिकार परीक्षा यानी कि क्यू वारंटो। इसे न्यायालय द्वारा जो है किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर
अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। सेवा संबंधी मामलों में व्यथित व्यक्ति को सबसे पहले किसकी शरण में जाना पड़ता है? उच्च न्यायालय की शरण में। कौन सी रिटें जो है अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती हैं? प्रतिषेध एवं उच्च प्रतिषेध रिट। कार्रवाई के दौरान जो है कार्रवाई को रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? प्रतिषेध रिट। कौन सी रिट जो है कार्रवाई की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु जारी की जाती है? उच्च प्रतिषेध रिट। कौन सी रिट जो है विधायिका, कार्यपालिका या प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती है? उत्प्रेषण व प्रतिषेध रिट। कौन सी रिट जो है केवल वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है? उत्प्रेषण रिट। आगे दिए गए है कि रिटों में मुख्य मुख्य अंतर दिए गए हैं। तो परमादेश जो है सक्रिय होने का आदेश देता है, प्रतिषेध जो है निष्क्रिय बनाता है। परमादेश जो है साधारणतः प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित होता है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध जो है साधारणतः न्यायालयों और अधिकारियों को नियंत्रित करते हैं। प्रतिषेध का उद्देश्य जो है निवारण या रोकना है। उत्प्रेषण का उद्देश्य जो है निवारण और उपचार करना दोनों होता है। प्रतिषेध जो है पूर्ववर्ती प्रक्रम पर जारी किया जाता है जब मामला समाप्त नहीं हुआ है। उत्प्रेषण रिट जो है कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु जारी किया जाता है। आगे दिए है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में प्रावधान किया गया है कि भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि लागू होने पर संसद की विधि बनाने के बारे में। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत जो है कुछ विशेष मूलाधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण की शक्ति किसे प्राप्त है? केवल संसद को। आगे दिए गया है मूल अधिकार, यानी कि अब जो यहाँ पर संक्षिप्त में दिया गया है। सबसे पहला जो है अनुच्छेद 14 से 18 दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 से 18 में जो है समता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 दिए गए है कि अनुच्छेद 19 में कितने दिए गए हैं? 7 अधिकार, जिसमें से एक अधिकार जो इसमें से हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। सबसे पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है कि शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। और चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की। पांचवा है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। छठवां है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है 19(1)(च) को लुप्त कर दिया गया है, यानी कि छठवां अधिकार जो था च उसको हटा दिया गया है। सातवां है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार एवं कारोबार करने का अधिकार होगा, यानी कि अब जो बचे हैं 6 ही बचे हैं। अनुच्छेद 20 दिए गया है कि अपराधों के लिए दोष हित के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 और 21 कम दिए गया है कि अनुच्छेद 21 दिए गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षण। अनुच्छेद 21 कम दिए गए हैं शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 दिए गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आगे दिए गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 दिए गए हैं कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में दिए गए कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। इसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में दिया गया है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 दिया गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 दिए गए किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 दिए गया कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। आगे है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 में दिए गया है। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना। अनुच्छेद 30 दिए गए है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 31 दिया गया है कि संपत्ति का अनिवार्य अर्जन अब केवल कानूनी अधिकार है, यानी कि मूल अधिकार से इसको
हटा दिए गए, इसको निरसित कर दिया गया है। अनुच्छेद 32 में दिया गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चैप्टर नंबर 7 में दिया गया है निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। तो इसमें दिया गया है कि निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित है। भाग 4 में अनुच्छेद इनका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 लेकर 51 में किया गया है। भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार जो है किस देश से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। इसके बाद दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों जो है भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसके बाद दिए गए नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है, सकारात्मक है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है भारतीय संविधान के किस उपबंध को पूरा करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। किसने कहा था कि निर्देशक तत्वों का आशय यह नहीं है कि केवल पूजनीय घोषणाएं बनकर रह जाए, ये कहे थे डॉक्टर अंबेडकर ने। आगे दिए गया है कि किसने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भाग 4 के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई, अनुच्छेद 36 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अनुच्छेद 37 में। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान में जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आगे दिए गए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सहज अध्ययन के लिए किन भागों में विभाजित किया गया है, समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिकतावादी। आगे दिए संविधान का कौन सा भाग जो है देश के शासन के लिए आधारभूत है, भाग 4। भाग 4 क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र तथा मर्म कहा जाता है, अनुच्छेद 38 से। इसके बाद है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 38 में। इसके बाद है नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में प्रमुखतया जो है कौन सी बातें उल्लेखनीय है कि कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। नीति निर्देशक तत्व जो है देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं, इन तत्वों को जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार भाग 4 के किस अनुच्छेद में मिलता है, अनुच्छेद 39 का मिलता है। भाग 4 के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 39 घ में। संसद द्वारा जो है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुकरण में पारित किया गया है, अनुच्छेद 39 घ में। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 39 ए में किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 39 किस वर्ग के संबंध में निर्देश देता है, बालकों के कल्याण के लिए। ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, अनुच्छेद 41 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा, अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 42 में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में अब निर्धारित किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत जो है मूल अधिकार नहीं, नीति निर्देशक तत्व है। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 के बाद में। मनरेगा कार्यक्रम संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू किया गया है, अनुच्छेद 43 में के अंतर्गत जो है। कुटीर उद्योगों के विकास की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, अनुच्छेद 43 में। किस संविधान संशोधन के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, अनुच्छेद 43 का में। सहकारी समितियों का उन्नयन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 43 ख में। आगे दिए गए कि सहकारी समितियां किस संविधान संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ी गई हैं, 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा।
किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण का आग्रह किया था? सरला मुदगल बनाम भारत संघ 1995 के मामले में एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 44 में। वर्तमान में सिर्फ सिर्फ गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, ये जो है नोट में दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 39 का, 43 का और 48 का। किस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया है? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 45 में। पोषाहार स्तर बढ़ाने का प्रावधान नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 47 में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान मिलता है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा? अनुच्छेद 47 में। कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात भाग 4 के किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 48 में। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 48 का में। राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 49 में। भारतीय संविधान में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 51 में। इसके बाद दिए गए महत्वपूर्ण तथ्य में है कि अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधिबद्धताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। किसने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? ये किसने कहा है? के.टी. शाह ने। किसके द्वारा कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है? बी.एन. राव ने। किसने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व जो है सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों के प्राप्ति के माध्यम है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य जो है समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। किसने नीति निर्देशक तत्वों को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है? के.सी. वेयन ने। किसने नीति निर्देशक तत्वों को कर्मकांडी आकांक्षा कहा है? सर आइवर जेनिक्स ने। इसके बाद है कि भारतीय संविधान के किस भाग को लागू करने के लिए इस विधान की आवश्यकता होती है? भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्व को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में। नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक लोकतंत्र का विचार किसने दिया था? बी.आर. अम्बेडकर ने। इसके बाद है कि आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद का विचार किसने दिया था? पन्नीकर ने। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किसके लिए किया गया है? सरकार के लिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार बन गया है? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 25वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद दिया गया है नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों में अंतर दिया गया है। मूल अधिकार जो है व्यक्तियों को दिए गए अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है राज्यों को सौंपे गए दायित्व है। मूल अधिकार जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है अपवर्तनीय है। मूल अधिकार में राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। मूल अधिकारों का स्वरूप जो है समानता नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप जो है सकारात्मक है। आपातकाल के समय मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों पर किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता है।
आगे दिए गए किसने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। इसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य नीति है। बी आर अम्बेडकर ने। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व बहुमत की इच्छा के प्रतीक नहीं है बल्कि राष्ट्रीय तार्किक अनुशीलन के परिणाम है। ये जो है गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में जो है कहा गया। किस वाद में स्पष्ट किए गए भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के वाद में। किस संविधान संशोधन द्वारा सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 को अवैध घोषित किया था। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। नीति निर्देशक तत्व 9 वर्ष के प्रथम दिन पास किए गए प्रस्ताव जैसा है। किसने कहा है? संविधान सभा के सदस्य नसीरुद्दीन ने। भारतीय संविधान निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का कर्तव्य किसका है? राज्य का है। न्यायालय ने किस वाद में केंद्र तथा राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बाल श्रम को तत्काल समाप्त कर उसके पुनर्वास तथा कल्याण की व्यवस्था की जाए। एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1986 के वाद में। किसने कहा है कि कोई लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग के उपबंधों का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं करेगा? अल्लादी केशवस्वामी अय्यर। किसने निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है? जी ऑस्टिन ने। इसके बाद दिए गए संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद जो दिए गए हैं, तो सबसे पहले इसमें दिए गए हैं कि जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो जोड़े गए हैं। इसमें अनुच्छेद 39 का उपखंड 4 कि बालकों के स्वस्थ विकास के अवसर एवं सुविधाएं तथा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से उनकी रक्षा करना। इसके बाद अनुच्छेद 39 का है, इसमें है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 43 का कि उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 48 का में है, मतलब अनुच्छेद 48 का में जो जोड़ा गया है कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। इसके बाद है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो जोड़ा गया अनुच्छेद 38(2) जोड़ा गया कि राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा तथा प्रतिष्ठा, अवसर एवं सुविधाओं की असमानता को समाप्त करना। इसमें जो है प्रावधान किया गया। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो जोड़ा गया अनुच्छेद 45 का जो है प्रतिस्थापन कर दिया गया। इसमें क्या व्यवस्था किया गया था? शिक्षा की व्यवस्था थी। इसके बाद है कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 43 का जोड़ा गया कि सहकारी समितियों का गठन, संचालन, नियंत्रण व प्रबंधन। इसके बाद है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 15 अगस्त 1995 को। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को कब जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम का भाग बना दिया गया? 1 अप्रैल 2001 से। इसके बाद है कि निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद ये दिए गए हैं अनुच्छेद 36 से 91, तब उसका जो है संक्षिप्त रूप दिए गए। अनुच्छेद 36 क्या है कि राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें है कि राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दिए गया है। अनुच्छेद 37 दिए गए कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 दिए गए कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 दिए गए कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिए गए, जैसे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। और हम दिए गए कि स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का जो है प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 39 का में है समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 में है कि ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 दिए गए कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में दिया गया है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 में दिया गया है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 का इसमें दिया गया है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 एक समाज सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 इसमें दिए गए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का
बंद किया गया है। अनुच्छेद 46 में है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की गई है। अनुच्छेद 47 में दिया गया है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य दिया गया है। अनुच्छेद 48 में दिया गया है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 कम दिया गया है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 49 में जो है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 50 में है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है और अनुच्छेद 51 दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसके बाद दिया गया है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में। मूल कर्तव्य को किस समिति की संस्तुति के बाद भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 1976 में। इसके बाद दिया गया है कि अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है? 10 मूल कर्तव्यों का। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल है? 11। 11वां मूल कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। विश्व का प्रथम देश जिसने अपने नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया था, सोवियत संघ ने। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था जो है किस देश के संविधान से ली गई है? सोवियत संघ से। 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 का के तहत जो है कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया है? 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में कौन सी समिति गठित की गई थी? बर्मा समिति। कब? 1999 ईस्वी में। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 51 का में। भारतीय ध्वज संहिता कब लागू किया गया था? 2002 में। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने देश की शिक्षण संस्थाओं को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दिया था? MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में। राष्ट्रगान का आदर करने के बाद जो है किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 51 का में। किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनके पालन करने की बात की गई है? अनुच्छेद 51 के खाम की गई है। राष्ट्र की एकता व अखंडता की बात जो है किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 51 के गा में। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसके संवर्धन करने की बात कही गई है? अनुच्छेद 51 के क्षण की गई है। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का सुझाव दिया था? 8 मूल कर्तव्यों को। मूल कर्तव्य जो है किस पर आधारित है? केवल नागरिकों पर। मूल कर्तव्य की प्रकृति कैसी है? गैर न्यायोचित है। मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल है? भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा को त्यागना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है माता पिता व संरक्षक द्वारा जो है शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इसके बाद दिया गया है कि मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में मौलिक अंतर क्या है? तो मौलिक अधिकार जो है राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त है, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तीसरे स्थान पर। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को कब लागू किया गया था? 3 जनवरी 1977 ईस्वी को। ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 51 के जम किए गया है। अब इसके बाद दिए गए भाग 4 कम जो है मूल कर्तव्य दिए गया है, उसी का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। जैसे अनुच्छेद 51 कम दिए गया है कि मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह जो है कर्तव्य हो कि वह, जैसे 51 का कम दिया गया है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं
राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। हम दिए गए राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करें। गम दिए गए भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। गम दिए गए देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आंगन दिए गए भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। जन्म दिए गए हमारी मिलुजुली यानी कि सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। क्षम दिए गए प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति जो है दया भाव रखें। इसके बाद जन्म दिए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। जन्म दिया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। नियम दिए गए व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र जो है निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए। टर्म दिया गया है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए जो है शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस तरह से हम लोगों का मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य वाला जो चैप्टर है समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम लोग जो है कल पढ़ेंगे।